वेलकम टू CMICS। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई का FLT। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था दैट इज इन विच आर्टिकल द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विसेज कमीशंस आर डिस्क्राइब्ड। किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कार्य वर्णित हैं। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जब हम पब्लिक सर्विसेज कमीशन की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच में इसके आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगर हम फंक्शंस की स्पेशली बात करें तो फंक्शंस मिलते हैं इन द आर्टिकल नंबर 320। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 320, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें आउटपुट डिवाइसेस की तो आपको इसमें क्या दिखाई देता है, हमें इसमें ये देखना होगा। अब देखो, अगेन हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ना पता हों, ये संभव है। अगर नहीं भी पता है तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम ऑप्शन नंबर ए में देखें, इसमें स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर बी में देखें, इसमें कीबोर्ड दिया हुआ है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन इसमें एक माउस दिया हुआ है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे भी इस चीज़ को हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा एक अनुवादक भाषा है जो कृत्रिम बुद्धि कार्यों के लिए उपयुक्त भाषा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। तो यहाँ हमें ये देखना है कि कौन सी लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा लिस्प, जो डी नंबर है ये इसका सही आंसर होगा। देन केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। देखिए, ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 2015 में, तो उसका सही आंसर होगा जुलाई 2015, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी आपको ये जो स्कीम्स हैं, कुछ फेमस स्कीम्स हैं, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि इनके ईयर कौन से हैं। अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें तो लास्ट ईयर पेपर्स में आप देखना, किसी न किसी स्कीम के बारे में उन्होंने जरूर पूछा हुआ है। तो एक एनालिसिस में हम ये देख पाते हैं कि हमें स्कीम्स के बारे में पता हो, उनके लॉन्चिंग ईयर्स पता हो। जैसे अगर हम सिग्निफिकेंट स्कीम्स की बात करें, आज के डेट में अगर हम बात करें, उज्ज्वला 2.0 को लॉन्च किया गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उज्ज्वला कब लॉन्च हुई थी और उज्ज्वला 2.0 कब लॉन्च हुई है। देन उसके बाद में दूसरा हम देख सकते हैं पीएम किसान। पीएम किसान आज के डेट में देखा जाए तो काफ़ी चर्चा में रहती है। इवन आई कैन से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेसबुक का प्रारंभ मार्क जुकरबर्ग ने कब किया था। इसका सही आंसर 2004 है। 2004 में उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। देन अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ चीज़ें और देख लिया करो साथ साथ में। जैसे फेसबुक की बात हुई तो आपको ट्विटर भी देख लो कि कब लॉन्च किया गया था। ट्विटर में एक चेंज हुआ है कि उसके जो जैक डोर्सी थे उन्होंने रिजाइन किया था, उसकी जगह पे एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को बनाया गया। उनका सही नाम है पराग अग्रवाल। तो पराग अग्रवाल CEO बने हैं ट्विटर के, ये हमें पता होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें साथ साथ में आप देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश इन विच कंट्री विल होस्ट द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित होगा। इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। 2023 में जो होने वाला वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है महिलाओं का, ये साउथ अफ्रीका में होने वाला है। बस 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होगा। देखिए, इसका सही आंसर है फ्रांस, ये पेरिस में होने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ आपको ये पता नहीं होनी चाहिए, इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कहाँ होने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2024 के तो होने वाले हैं पेरिस में। अगर मैं बात करूं 2028 की तो होंगे लॉस एंजलिस में। और अगर हम बात करें 2032 के तो रिसेंट में जो ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन को इसकी मेज़बानी दी गई है करने के लिए। सो ये सीक्वेंस होने वाला है ओलंपिक्स का, और ये संभावित होता है कि ओलंपिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। और वैसे भी रिसेंट में भी टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, तो टोक्यो ओलंपिक्स से क्वेश्चन संभावित है। टोक्यो ओलंपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना आप। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश के पूर्व क्रिकेट खेल प्रशासक और रणजी खिलाड़ी श्री अशोक जगदाले कब से कब तक BCCI के सचिव पद पर कार्यरत थे। देखिए, एक थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज तो आपको गैस ही मानना पड़ेगा। ऑल्दो इसके लिए करेक्ट आंसर 2011 से 13 है। अशोक जगदाले पे ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया कि अशोक जगदाले MP से बिलोंग करते हैं, और ये कारण है कि यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया। देन मूविंग ऑन, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। इसका सही आंसर है 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक है उससे इसकी स्टार्ट की गई थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देन किस देश में बोअर जनजाति पाई जाती है। देखिए, बोअर जनजाति, जुलू, बोअर, आपने इनका नाम सुना होगा, ये दोनों जनजातियां पाई जाती हैं इन द साउथ अफ्रीका। सो इट इज फाउंड इन द साउथ अफ्रीका। देन मूविंग ऑन,
निम्न में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य और मैक्सिको की सीमा बनाती है? आप नॉर्थ अमेरिका का मैप उठा के देखना और वहाँ पे देखना एक रिवर मिलेगी आपको रियो ग्रैंड के नाम से। जो रियो ग्रैंड रिवर है वो इन दोनों की सीमा बनाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा रियो ग्रैंड रिवर। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि आप जरा देखना कौन सी रिवर है जो चाइना और रसिया की सीमा बनाती है, ठीक है। इसको आप देख के आना अच्छे से, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? अगेन ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे यूरोप और एशिया के बीच में एक आपको माउंटेन रेंज मिलेगी, इसका नाम है यूराल माउंटेन रेंज। जो यूराल माउंटेन रेंज है ये दोनों को अलग करती है, किसको? यूरोप को और इंडिया को। अब आपके लिए अगेन होमवर्क है, आप यूरोप का मैप उठाओ और वहाँ पे देखना कि यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है और वो कौन से माउंटेन रेंज में है। देन आप ये भी देखोगे यूराल माउंटेन रेंज फॉल कहाँ पे करती है। फिर आप ये देखोगे कि टर्की के मतलब जो टर्की है वो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो कौन सा माउंटेन रेंज है जो टर्की में है जो एशिया को यूरोप को अलग करता है। तो ये सब आपके लिए होमवर्क है, आपको देखना है एटलस में। देन मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू पापुआ गिनी को कौन अलग करता है? यहाँ पर आप देख लें, इसका सही आंसर होगा टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी के बीच में है। यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस मैपिंग से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे दो स्थितियां बनती हैं। चंद्रमा जब ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपोजी, और जब वो पास में होता है तो बोलते हैं पेरिजी। जहाँ पे एफिलियन एंड पेरिहिलियन की बात है, ये सन के कंटेक्स्ट में और अर्थ के कंटेक्स्ट में उपयोग की जाती है, ये ध्यान रखना आप। जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है तो उसको हम एपिलियन बोलते हैं, सबसे कम डिस्टेंस पे होती है उसको पेरिहिलियन बोलते हैं। अपोजी और पेरिजी की बात करें तो ये हम मून के कंटेक्स्ट में उपयोग करते हैं, ये चंद्रमा के कंटेक्स्ट में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मूविंग ऑन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं, इनको हमें मैच करना है। ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें हो सकता है सभी आंसर आपको ना बताऊं, लेकिन इनमें हम एलिमिनेट करके कुछ चीज़ों को तो सही लगा ही सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपको हो सकता है सभी चीज़ें ना आती हूँ, लेकिन हम ये देख सकते हैं जैसे न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क कौन सी रिवर पे है? ये हडसन रिवर पे है। हम बैंकॉक की बात करें ये मिनाम रिवर पे है। तो अब ऐसी जो चीज़ें आपको पता हो इस आधार पे हम इसको एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करने के बाद में इसका सही आंसर हम निकाल सकते हैं। हालांकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो हमें क्या पता था कि न्यूयॉर्क कहाँ पे है? हडसन रिवर पे। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि 1 का बी ही हो सकता है, विच मीन्स दैट इसका आंसर ए और डी के बीच में एक होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर हमें ये देखना होगा, बाकी अगर हमसे नहीं भी बन रहे हैं तो फिर हमें ये सोचना होगा थोड़ा सा कि इनमें से कौन सा हो सकता है। जैसे कि हम ग्लासगो की बात करें, ठीक है ना, या आपको ग्लासगो नहीं भी पता तो हम टोक्यो की बात करें, टोक्यो कहाँ पे हो सकता है या ग्लासगो कहाँ पे हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होंगे। इसका सही आंसर वैसे निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए। देन मूविंग ऑन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की कुल प्रतिशत है। सीधा सेंसस से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 31.16। देन मूविंग ऑन, ये कुछ कोयला क्षेत्र हैं जो आपको दिए गए हैं। अब इन कोयला क्षेत्रों के आधार पर हमें इसको सही आंसर करना है। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है, हो सकता है इनके नाम आपने ना सुने हो, तो आपको थोड़ा सा गेस तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा अगर सभी नहीं बताएं तो। देखिए यहाँ अगर हम बात करें सिंगरौली की, तो ये आपको जरूर पता होगा, सीधी सिंगरौली शहडोल एक ही रीजन में आते हैं। बाकी जो जगह आपको दिख रही हैं ये एमपी की नहीं है, ना डिब्रूगढ़ एमपी में है, ना पलामू एमपी में, ना नागपुर एमपी में, लेकिन हम ये जानते हैं सिंगरौली एमपी में है, विच मीन्स दैट फोर्थ का डी ही हो सकता है या डी का 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो जरा डी का 4 कौन कौन से ऑप्शंस में है? बी और सी। इसका मतलब अगर हमें नहीं भी पता है ना सभी ऑप्शंस, तो 50% पॉसिबिलिटी है कि हमारा क्वेश्चन सही जाएगा। 50% में तो हम आ गए। इसके बाद में सोचने की कोशिश करो कि बाकी में कौन सा हो सकता है, और अगर नहीं भी पता है तो इनमें से एक गैस हमें करना होगा। देन सही आंसर हमारा हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर सी। देन मूविंग ऑन, ये आसान है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे हमें पता है वेल्ड कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। डाउन्स की बात करें, ये ग्रास फील्ड्स दी गई हैं सब, ये टेम्परेट ग्रास फील्ड्स हैं। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। पैम्पॉस की बात करें अर्जेंटीना में। स्टेपी यूरेशिया वाले रीजन में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा चारों के जब हमें पता है तो इसका 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। देन खजुराहो के मंदिरों की खोज कब हुई थी? देखो अगर इसके हम खोज की बात करें ना,
तो इसकी खोज हुई है 1838 में, ठीक है, 1838 में इसकी खोज हुई है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? अगर हम मैंगनीज की बात करें, जनरली मैंगनीज जो एमपी में पाया जाएगा वो जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स होती हैं या जो आर्कियन रॉक्स होती हैं, आर्कियन रॉक्स में आपको मैंगनीज देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन सोन तथा उसकी सहायक नदियां किस प्रतिरूप में प्रवाहित होती हैं? देखिए इसका मतलब है कि कौन सा पैटर्न बनाती हैं। अगर इसका सही आंसर की बात करें, सोन और उसकी जो सहायक नदियां ट्रेलिस पैटर्न बनाती हैं, ठीक है, और ट्रेलिस पैटर्न में फ्लो करती हैं। देन मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवेज इन द एमपी? अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या बात उसमें की गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे जो टोटल स्टेट हाईवेज की जो लेंथ एमपी में दैट इज द 11389 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन कृति योजना काल में कहाँ जिलेटिन बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था? देखिए जिलेटिन बनाने का कारखाना जो स्थापित किया गया वो जबलपुर में है। अब किसी भी नॉर्मल बुक्स में आप उठा के देखोगे आपको ये आंसर मिल जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? आपको पता होगा अगर एमपी में हम बात करें 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 6 सीट एमपी में रिजर्व्ड हैं फॉर द अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो ये जो रिजर्व्ड सीट है इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कौन सी एससी की सीट रिजर्व्ड है और कौन सी एसटी की सीट रिजर्व्ड है। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में चतुर्थ विधानसभा 1967 टू 72 के समय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? अगेन कुछ चीज़ों की लिस्ट आप जो अगर आपको याद ना भी होते हो तो बार बार पढ़ने पे याद होंगे, जैसे कि एमपी में गवर्नर कौन रहे हैं, एमपी में चीफ जस्टिस कौन कौन रहे हैं, एमपी में अगर हम बात करें तो आपको ये देखना होगा कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन से रहे, ठीक है, एमपी में सीएम कौन कौन से रहे। ये 4 चीज़ों की लिस्ट तो आपको कम से कम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से संभावित है क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन उसी से पूछा गया है, इसका सही आंसर वैसा होगा काशी प्रसाद पांडे। अगर हम बात करें इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी फॉर द पंचायती राज 1962 में, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए काशी प्रसाद पांडे इसके स्पीकर थे। देन मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता जो लैंड रेवेन्यू कोड है वो इम्प्लीमेंटेड, एक कब से इम्प्लीमेंट हुआ है तो 1959 से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रांत तो बरार से संविधान के चुनाव को नहीं चुना गया था? अब इनमें से कौन से ऐसे थे जो संविधान सभा आप सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बनी थी, उसमें जिसमें 46 में जिसके इलेक्शंस हुए थे, ये 4 नाम हमारे सामने दिए गए हैं, हमें ये बताना है इनमें से कौन नहीं चुना गया था। देखिए इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर खैर, वीजी खैर जो थे इनको नहीं चुना गया था। इनके बारे में एक फैक्ट और बताता हूँ मैं, जो पहली हिंदी कमेटी बनाई गई थी 55 में, जो हिंदी आयोग बनाया गया था हिंदी को प्रमोट करने के लिए, उसके अध्यक्ष भी बीजी खैर ही थे, बाल गंगाधर खैर ही थे। देन मूविंग ऑन, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, ठीक है। अब ये अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे आ गया है फ्रॉम द सेंसस और आप सबको पता होना चाहिए इसका जो इसका परसेंटेज है 21.1, तो एसटी का एमपी में जो परसेंटेज 21.1 है। देन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ कब ली थी? देखो शंकर दयाल शर्मा से क्वेश्चन इसलिए भी आपसे पूछा गया कि शंकर दयाल शर्मा एमपी से बिलोंग करते थे और जो पर्सनैलिटीज एमपी से बिलोंग करती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हमेशा होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी है, 25 जुलाई 1992 इसको ये हमारे प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। देन किस अवधि में मध्य प्रदेश के निवासी न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा सर्वोच्च न्यायालय के, आपने इनका नाम सुना होगा, जस्टिस वर्मा कमेटी, जीएस वर्मा, जस्टिस वर्मा एक्चुअल में पहले एमपी हाई कोर्ट में रह चुके थे, उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने और 2013 में जो निर्भया 2012 में इनफैक्ट जो निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद में 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और जिसमें महिलाओं संबंधी कानून को और ज़्यादा सख्त बनाया गया। तो जस्टिस वर्मा कमेटी यही वाले जस्टिस वर्मा थे। अगर हम इसकी बात करें कि किस अवधि में एमपी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आरूढ़ रहे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देन मूविंग ऑन, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? देखिए इसका उद्घाटन अभी रिसेंट में ही किया गया है, ठीक है।
उद्घाटन मतलब कि ये चालू हो चुका है। रीवा में आपने सुना होगा, ये जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट एमपी का बनाया गया है 750 मेगावाट का, तो ये जो रीवा प्लांट है इसको अभी किया गया है 10 जुलाई 2020, पिछले साल। देन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाख उत्पादन किस जिले में होता है? जो लाख की अगर हम बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा होता है इन द उमरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देन मूविंग ऑन, मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी का उद्घाटन कब किया गया? देखो एमपी में अगर हम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें तो एक तो हमें पता है सागर में है, और दूसरा किया गया भोपाल में। भोपाल में अभी बनाया गया, रिसेंट में बनाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 2013। देन आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी है? अगेन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है आप सेंसस के हिसाब से इसका आंसर नहीं दे सकते। इसका उन्होंने पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। अब इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 48। तो हमारे यहाँ जो कितनी है अभी, तो हमारी जो IMR अभी 48 है करंट सर्वे के हिसाब से। भारत में महिला बैंक की स्थापना 2014 में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है? ठीक है, आपने सुना होगा भारत में, एक्चुअली इसका सही नाम था भारतीय महिला बैंक, ठीक है। BMB के नाम से इसको जाना जाता था, भारतीय महिला बैंक। जो ये पूछना चाहा है ये एक्चुअल में भारतीय महिला बैंक के बारे में पूछना चाह रहे हैं। भारतीय महिला बैंक, इसकी जो पहली चेयरमैन बनाई गई थी उषा अनंत सुब्रमण्यम को बनाया गया था। तो भारतीय महिला बैंक हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो जो VN राव कमेटी उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर इसको बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, अब देखो यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है दैट इज, हाँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सीधे सीधे कहाँ से पूछे जाते हैं, तो दे आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम द जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं वहाँ पे। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की बात करें तो हमारे पास में कौन कौन से टूल्स होते हैं? देखिए हमारे पास में CRR होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है, हमारे पास में SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, हमारे पास में हम बात करें तो हमारे पास में रेपो रेट होता है। जनरली रेपो और रिवर्स रेपो का ही उपयोग किया जाता है, जनरली यहाँ पर रेपो और रिवर्स रेपो का ही उपयोग किया जाएगा। लेकिन जो बैंक रेट भी होता है ना, जिस रेट पे RBI लॉन्ग टर्म लोन्स बोरो करती है टू द बैंक्स, इनको अगर हम कम करते हैं, किसी भी रेट को जब कम करा जाएगा, रेट कम करने पर हमेशा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब भी रेट्स को कम किया जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई विल इंक्रीज, और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है इट मींस दैट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विडिटी आल्सो इंक्रीजेस, जो तरलता होती है वो मार्केट में बढ़ जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो रेट्स को हम अगर हम कम ज़्यादा करते हैं, अच्छा इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। इसका मतलब रेट को बढ़ाने पर अगर तरलता बढ़ती है तो अब इसको हम कम कर देंगे, ठीक है। रेट को जब कम किया जाएगा तो तरलता कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। I'm सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा बोल दिया, मैं इसको फिर से रिवर्स करके बता देता हूँ आपको। एक्चुअल में ये होता है कि अगर हम रेट को बढ़ाते हैं, रेट को अगर हम कम करते हैं, रेट को हमने कम किया, जब रेट को कम किया जाता है तो आपके पास में जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमेशा मार्केट में बोरो करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर बोरो करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी इसका मतलब होता है कि जो मनी सप्लाई मार्केट में है वो बढ़ जाएगी, और आसान सी भाषा में कह सकते हैं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इनके एक अपने आप में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। पहले थोड़ा सा मैंने उसको उल्टा बोल दिया था। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि अगर हम बैंक रेट को कम या ज़्यादा करते हैं, और ये सबके लिए ट्रू है। अगर हम CRR की बात करें, SLR की बात करें, उनमें भी ऐसा ही होता है, उनमें भी इनवर्स रिलेशनशिप ही होती है कि अगर उन रेट्स को हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उस केस में आपको दिखाई देता है लिक्विडिटी पे इनवर्स इम्पैक्ट होता है। CRR को बढ़ाएंगे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, CRR को कम करेंगे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। सिमिलरली SLR में होगा, अगर हम SLR को बढ़ाएंगे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, SLR को कम करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। देन मूविंग ऑन, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम निर्यात एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की बात करें, देखो इंडिया में जो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ये 1965 में बनाया गया था, कांडला गुजरात में इसको बनाया गया था। इसका सही आंसर 65 हो जाएगा।
देखा जाए तो जो हम आज SEZ के रूप में देखते हैं कुछ वैसी ही चीज़ थी जो उसको 65 में बनाया गया था। SEZ के फॉर्म में ही समझ सकते हो, लेकिन इसका नाम क्या था उस टाइम पे, EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाता है 65। देन मूविंग ऑन, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? देखो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि एग्रीकल्चर की स्कीम्स या दूसरी स्कीम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च की गई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2015 में इसको लॉन्च किया गया। इसके कुछ स्लोगन्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात इसमें की गई है, हर खेत को पानी की बात इसमें की गई है। मार्च 2021 के स्तर पर भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? पर कैपिटा इनकम की हम बात की, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज द $1968। देन अनुपम, देखो अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, बार्क ने इसको बनाया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सुपर कंप्यूटर है ये। देन मूविंग ऑन, नीति आयोग की पहली देखो नीति आयोग एक इंडेक्स पब्लिश करता है, उस इंडेक्स का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI इंडेक्स। उस इंडेक्स के हिसाब से अगर हम बात करें ना, रिसेंट में जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है, तो उसमें जो बिहार है वो टॉप में है पॉवर्टी की कंटेक्स्ट में, पॉवर्टी के टर्म्स में, और दूसरे तीसरे छोड़ दो, चौथे नंबर में हमें उसमें स्थान आता है MP का। तो हमें दो पता होना चाहिए, एक तो MP का कौन सा रैंकिंग है और उसमें टॉप में कौन सा है। टॉप में बिहार है और MP कौन सा है? MP उसमें 4th है। खैर इसमें उन्होंने क्या पूछा है, नीति आयोग की इन विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉवर्टी इन नीति आयोग फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे लोएस्ट पॉवर्टी वहां पे केरला में है, तो सही आंसर हो जाएगा केरला। देन वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? देखो 3 तरह की कंपनीज होती हैं, एक होता है महारत्न, दूसरा नवरत्न और तीसरा होता है मिनी रत्न। 97 के बाद में हमने ये स्टेटस देना चालू किए हैं और 2009 में हमने महारत्न का स्टेटस देना चालू किया था। अभी रिसेंट में एक कंपनी थी जिसको नवरत्न से महारत्न के दर्जे में प्रमोट किया गया, उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो याद रखना, अब इंडिया में 11 महारत्न कंपनीज हो गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 73 हमारे यहाँ मिनी रत्न कंपनीज हैं। नाउ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। देखिए जो चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं या जो हमारे नॉर्मल जस्टिस होते हैं, उनको हमेशा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। देन मूविंग ऑन, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, प्रत्याघात पर हटाए जाने पर हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? देखो इसमें समय सीमा होती है कि 6 मंथ के अंदर उसको भरना होता है, इसमें इलेक्शंस के द्वारा इसको भरा जाना जरूरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ। देन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, देखो यहाँ पे आप ये रट लेना, आर्टिकल 371 में विशिष्ट राज्यों का उल्लेख किया गया है, यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। आर्टिकल 370 तो आप सबने सुना होगा, जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में था, लेकिन आर्टिकल 371 आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ABCD बहुत सारे आपको मिलते हैं। ठीक है, जितने भी कौन से A में कौन सा है, B में कौन सा है, C में कौन सा है, D में कौन सा है, E F में कौन सा है, G में कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा इन सबको रट लेना, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आर्टिकल 371 A में किसका प्रोविजन है, B में किसका है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है तो आपको पता होना चाहिए 371 में कौन से आर्टिकल में, कौन से सेक्शंस में, कौन सी स्टेट्स का उल्लेख है, इसको रट लेना अच्छे से। देन मूविंग ऑन, वैसे नीचे इसमें दिया गया आपके लिए, आपको जिन लोगों को चाहिए हो, यहाँ सॉल्यूशन में इसको दे दिया गया, इनको याद कर लेना आप लोग अच्छे से। देन आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? देखो इसको हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति जो किसी भी चीज़ पर अपनी कंसेंट को रोक सकते हैं, इसको हम वीटो पावर के रूप में भी समझ सकते हैं। ये इसका जो वर्णन है ये आर्टिकल 1111 में है, मतलब 111 नंबर के आर्टिकल में है। राज्य का विधानसभा के सत्रावसान मतलब होता है प्रोरोगेशन। देखिए ये जो प्रोरोगेशन होता है, इसका चाहे वो सत्रावसान हो चाहे सत्र की स्टार्टिंग हो, इसका आता हमेशा किसकी तरफ से है? फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ राज्य की बात की है तो यहाँ पे हो जाएंगे गवर्नर। देन मूविंग ऑन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम है? देखो जो प्रतिभा पाटिल जी थी ये हमारी 13th प्रेसिडेंट थी। उसके बाद में 14th बने थे प्रणब मुखर्जी,
और 15 कौन से हैं, जो अभी वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम बात करें किस देश में कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका सही आंसर है स्पेन। ये रिसेंट में हुआ है, ये रिसेंट से करंट से क्वेश्चन है, रिसेंट में विस्फोट हुआ है और जो कैनारी आइलैंड है स्पेन में वहाँ पे हुआ है। कैनारी आपने एक और सुना होगा, कैनारी करंट के नाम से आपने सुना होगा, कैनारी करंट चलता है ना यूरोप में, ये वही वाले उसमें है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ का सही आंसर स्पेन है, इस ज्वालामुखी का नाम याद रखना आप। कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बन गया है, इसका सही आंसर है ईरान। रिसेंट में जो 2021 में समिट हुई थी दुशानबे में, आप अच्छा जितनी भी समिट्स हैं ना इनको अच्छे से याद रख लेना। SCO की समिट कहाँ पे हुई है, ब्रिक्स की कहाँ पे हुई है, G20 की समिट कहाँ पे हुई है ना, WEF की समिट कहाँ पे हुई है, ये सभी समिट्स आपको पता होना चाहिए। क्वाड की पहली समिट कहाँ पे हुई है, पहली तो ऑल दो वर्चुअल थी, दूसरी जो फिजिकल प्रेजेंस में समिट थी वो कहाँ पे हुई है, तो समिट समय पता होना चाहिए। तो रिसेंट में जो दुशानबे समिट हुई उस समिट में ईरान को भी इसका मेंबर बनाया गया है। अच्छा, इसके पहले अगर हम SCO में बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया को इसका मेंबर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2017 की जो समिट थी उसमें इनको मेंबर बनाया गया था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को। SCO की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कब गया है, तो देखा जाए तो 1997 में, पहले 1996 में शंघाई +5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसका 2001 में नाम SCO हो गया। तो SCO की स्थापना तो वैसे देखा जाए तो 96 और 7 में ही हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल में 2001 से इसकी सही तरह से स्टार्टिंग की गई। और इसमें याद हमें ये रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में इसका मेंबर बनाया गया था। रिसेंट में ईरान को इसका मेंबर बनाया गया है। देन आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के बारे में अभी याद रखना। सिक्किम की जब बात करते हैं तो ये पहला हमारा जैविक प्रदेश है, इट इज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, है ना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपको, तो हमें याद रखना है। लद्दाख प्रशासन ने कैसे अपना राज्य पशु घोषित किया है, ये रिसेंट में किया इन्होंने, हिम तेंदुआ को इन्होंने अपना राज्य पशु घोषित किया है। देन आगे चलते हैं, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑपरेशन देवी शक्ति, नाम याद रखना तालिबान के लिए, और जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो दोनों के नाम आप याद रखना। देन रानिल विक्रमसिंघे, देखो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए। रानिल विक्रमसिंघे पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं श्रीलंका के। अगर हम इनकी बात करें तो जो महेंद्र राजपक्षा थे उनको हटा के इनको बनाया गया है। महेंद्र राजपक्षा का काफ़ी विरोध हुआ है। अभी रिसेंट में श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई उसमें जो राजपक्षे परिवार है इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है, तो उसमें महेंद्र राजपक्षे को फिर हटाया गया है और उनकी जगह पर रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कभी नहीं बना। अगेन यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ लिया गया है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये लिस्ट हमें पता होना चाहिए कि MP में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं उनमें कौन कौन चेयरमैन है, कौन कौन उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा KS शर्मा, ऑप्शन नंबर D। देन आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था। अभी जो कमीशन हमें दिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन है सीधा सीधा, इसका आंसर है 2017। भारत भवन के किस प्रभाग में शास्त्रीय और लोक संगीत की सामग्री का संग्रहालय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज अनहद। नागपुर झंडा सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। देखो ये हुआ था 1923 में। ठीक है, झंडा सत्याग्रह के नाम से जो नॉर्मली हम MP की हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 1923 में हुआ है। इसमें कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी जो इन्वॉल्व थी, जैसे आपने सुना होगा सुंदरलाल शर्मा के बारे में, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, और भी कुछ हमारी ऐसी पर्सनैलिटीज थी जो इसमें जिन्होंने इसमें भाग लिया था। आगे चलते हैं, किस मध्ययुगीन साहित्यकार की पालकी को महाराजा छत्रसाल ने कंधा दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण। देखो भूषण का आपने नाम सुना होगा, ये महाराज छत्रसाल के दरबार में रहे हैं और उन्होंने वीररस पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्होंने छत्रसाल महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके ऊपर काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। आगे चलते हैं, मध्ययुगीन कवि पद्माकर की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन आपको एलिमिनेशन से जाना ज़्यादा सही होगा। रामचंद्र का यहाँ पे जो कविता है ये केशव दास की है, ना कि पद्माकर की। आगे चलते हैं, जननायक टंट्या भील पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। टंट्या भील पुरस्कार 2008 से देना गया, प्रारंभ किया गया था। देन महमूद गजनबी के ग्वालियर आक्रमण के समय वहाँ का कच्छा रूलर थे वो कौन था, वंशी शासक कौन था। तो इसका सही आंसर है कीर्तिराज।
कोइवर लोक क्षेत्र किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो कोइवर लोक क्षेत्र है एक्चुअल में ये मालवा में प्रचलित है, ये बघेलखंड में प्रचलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी महादेव शास्त्री ने किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये तात्या टोपे के सहायक थे महादेव शास्त्री, और ये ग्वालियर रीजन में थे। तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई की काफ़ी इन्होंने हेल्प की थी। उसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर रीजन। देन भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई 2022 में निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया? रिसेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने गतिशक्ति स्कीम लॉन्च की है, गतिशक्ति योजना लॉन्च की है। इसी क्रम में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, माइटी है, इन्होंने लॉन्च किया गतिशक्ति संचार। आसान सी भाषा में ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक अलाइनमेंट हम लेके आ सकें, और जो डिले होता है ना, अननेसेसरी डिले, एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, उस कोऑर्डिनेशन को लेके आ सकें। तो जो दूरसंचार विभाग है उसने किया है गतिशक्ति संचार के नाम से एक पोर्टल लॉन्च। गौण चित्रकला के किस चित्रकार के चित्रों को का चित्रांकन मध्य प्रदेश विधानसभा की दीवारों पर किया गया है? ठीक है, इसका आंसर है जनगण सिंह श्याम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजनजाति पाड़ियार है? देखो ये जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। गोंड की जनजाति होती है, गोंड की उपजनजाति होती है पाड़ियार। कौन सी रियासत मालवा के कश्मीर के रूप में प्रसिद्ध थी? इसका आपने सुना होगा, मालवा की कश्मीर के रूप में जाना जाता है नरसिंहगढ़ को। नरसिंहगढ़ और भी वैसे फेमस है, आपने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश के पहले मध्य प्रदेश का मंगल पांडे जो चैन सिंह है, जिनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोला जाता है, वो यहीं के राजकुमार हुआ करते थे। ठीक है, नरसिंहगढ़ का नाम आपने इस कंटेक्स्ट में देखा होगा। देन सवाका नामक गुप्तचर संस्था किस देश में कार्यरत है? एक्चुअली ये हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, सवाक बोलते हैं इसको, वैसे सवाका नहीं है, सवाक है। इसका सही आंसर है ईरान। जो ईरान की, अब जितनी भी स्पाइस एजेंसीज हैं इनकी लिस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा मोसाद, CIA, इन सब का हम जानते हैं। और भी देशों की हमें पता होना चाहिए, जैसे कि चाइना की कौन सी है, जापान की कौन सी है। ये जो एजेंसी है सवाक, इट इज इन द ईरान। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इजराइल कितने देशों से घिरा है? देखिए इजराइल वाला जो रीजन है ना, इसको अच्छे से कर लेना। अच्छे से इसलिए भी कर लेना क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा के हो सकता है वो पूछ दें। कभी वो ये पूछ देंगे कि बताओ इनमें से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो मेडिटेरेनियन सी में हैं। हो सकता है कई बार ये पूछ लें कि इनमें से कौन सा देश इजराइल से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है इसमें से कौन से ऐसे देश हैं जो इजराइल के आसपास हैं। अब कुछ देशों को तो आप गैस कर सकते हो, जैसे कि हमें पता है इजिप्ट के साथ में इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, हमें पता है कि सीरिया के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है, हमें पता है जॉर्डन के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है, पैलेस्टीन का तो आप रोज ही सुनते होगे। तो एक कुछ देशों को तो हम वैसे ही गैस कर सकते हैं कि इनके साथ में इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसे 5 देश हैं। अब 4 देशों के नाम तो हमने वैसे ही देख लिए थे। ठीक है, इसमें एक और बचा हुआ है लेबनान। लेबनान भी उनके पास में ही है। तो ये मैप में जो इजराइल या वेस्ट एशिया के जो नेशंस हैं कौन किससे बाउंड्री शेयर करता है, वहाँ पे कौन सा सी है, जैसे कि कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मेडिटेरियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं। अगर हम यूरोप में बात करें तो ब्लैक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं। इनको रट लो क्योंकि यहाँ से एक टेंडेंसी रहे क्वेश्चंस को पूछने की, तो आपको पता होना चाहिए। देन मूविंग ऑन, इसमें हमें ये जो 2 सूचियाँ दी गई हैं इनको सही सम्मिलित करना है। अगेन यहाँ पे देखो हो सकता है कुछ चीज़ें हमें ना भी पता हों, लेकिन कुछ चीज़ें पता होती हैं उस आधार पर हम आंसर कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, हमें पता होता है कि जो बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रॉम्बे में है, विच मीन्स दैट डी का आंसर 2 ही हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम देखें D2 किस में दिया गया है, D2 इन 2 ऑप्शंस में ही है, इसका मतलब C और D तो एलिमिनेट हो गए, ये सही आंसर नहीं हो सकते। बाकी हम दूसरे देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहाँ पे है, हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है ना भी पता हो। ठीक है, इसके बाद में अगेन यहाँ पे ये थोड़ा सा उन्होंने लिखने में गड़बड़ कर दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। अगर हम बात करें इंडियन जियोमैग्नेटिक इंस्टीट्यूट सी, ये कहाँ पे है? देखो जियोमैग्नेटिक की अगर हम बात करें ना, ये है इन द मुंबई। तो इसका सही आंसर, अच्छा अगर हमें इतना भी पता होगा ये मुंबई में है, तो C का 1 और D का 2। अभी देखो जरा कहाँ पे है, C का 1 D का 2 इसमें है। अगेन फिर यहाँ पे अब हमें इसमें आना होगा 3 और 4 में से कौन सा करेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस के लिए कुछ तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम आपको कुछ चीज़ें भी पता होंगी तो हम सही आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसे बायोटिन कहा जाता है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है B7 जो होता है उसको बायोटिन कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत के किस भौतिक वैज्ञानिक ने कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है? देखो इसमें अगर आपने इनका नाम सुना होगा, इनका नाम है विक्रम साराभाई। कॉस्मिक रेज रिसर्च में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, विक्रम साराभाई। वैसे हमारे जो भारतीय प्रोग्राम है, हमारा जो भारत का पूरा एटॉमिक हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है उसके जनक यही हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक प्रोग्राम तो उसके जनक हैं डॉक्टर होमी जागीर बाबा। अगर हम बात करें स्पेस प्रोग्राम तो उसके जनक हैं विक्रम साराभाई। ठीक है, देन आगे चलते हैं। परमाणु के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। देखिए परमाणु के जो रासायनिक गुण हैं वो निर्भर करेंगे उसकी परमाणु संख्या कितनी है। परमाणु संख्या पे इसलिए भी निर्भर करेंगे जैसे जैसे परमाणु संख्या कम या ज़्यादा होती है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में जब चेंज होते हैं उस हिसाब से डिटरमाइन होता है कि उसमें किस तरह की बैलेंसी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं कितने नहीं हैं। ये हमेशा याद रखना जो रासायनिक गुण है उसके इलेक्ट्रॉन्स पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करते हैं रासायनिक गुण। अगर हम बात करें जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज होती हैं वो निर्भर करती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। आगे चलते हैं। मिश्र धातु गन मेटल के संगठन में क्या नहीं होता है? ठीक है, अगर हम मिश्र धातु की बात करें तो देखो इसमें कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा और टिन भी होगा, लेकिन निकल इसमें नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन आगे चलते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में डीएनए होता है। तो हमें बताया कि एक तो हमारा डीएनए पाया जाता है इन द न्यूक्लियस और दूसरा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ अमाउंट में डीएनए होता है, मोस्टली आपको न्यूक्लियस में ही मिलेगा, लेकिन कुछ अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डीएनए और आरएनए दोनों मिल जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देन मूविंग ऑन, हमारे सामने एक लिस्ट दी गई है। अब ये लिस्ट में अगेन लिस्ट वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना होता है। जो चीज़ समझ में आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो देखो हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद में उस आंसर पर आप जाओ। अगेन इस आंसर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, देखिए आपने इसमें सुना होगा ये 10% रूल बोलते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था लिंडमान। लिंडमान ने एक रूल दिया था 10% रूल। इन्होंने बोला कि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से, जैसे मान लो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है और इसके ऊपर भी हो सकते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे इसका मतलब है 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर सिर्फ 10% ट्रांसफ़र हो रहा है तो 90% क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। तो एज पर द लिंडमान रूल इसमें हम ये कह सकते हैं कि 90% लॉस हो जाता है और 10% का ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो घास को खरगोश ने खाया, तो घास से सिर्फ 10% ही एनर्जी है जो खरगोश में ट्रांसफ़र होगी। खरगोश को अगर शेर ने खाया तो 10% एनर्जी ही जो शेर के लिए ट्रांसफ़र होगी। तो कितनी एनर्जी का लॉस हो गया? 90% का। सो ये होता है इसका एनर्जी रूल। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, देखो ये नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में, ये हमेशा से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया का रहा है। राज्यों की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? देखो जो हाईवेज होते हैं ना, स्टेट हाईवेज या जो हाईवेज होते हैं, इनको हम कहते हैं कि राज्यों की जीवन रेखा होते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारे सामने कुछ सेशंस दिए गए हैं और सेशंस में हमें मैच करके बताना है कि कौन से सेशन में कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं। अगेन ये कांग्रेस के जो कुछ अधिवेशन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर सभी नहीं पता एक बार ये लिस्ट आप देख लेना, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ पे हुए हैं। उसके बाद में कुछ सिग्निफिकेंट सेशंस हैं, अधिवेशन है जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हुआ है तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 1929 का सेशन, 1931 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें, देखो अब इसमें उन्होंने सामने चेयरमैन की लिस्ट दी गई है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। अगेन थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप बता तभी पाओगे जब इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा। इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु थे 1914 में। बी की अगर हम बात करें, CR दास बनाए गए थे 1918 में। CR दास वैसे स्वराज पार्टी के लिए भी जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास का आपने नाम सुना होगा। मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये दोनों जाने जाते हैं स्वराज पार्टी के लिए। ठीक है, जो गया का सेशन था उसमें
सॉरी हाँ, गया का जो सेशन था उसमें CR दास थे। उसके बाद में अगर हम बॉम्बे के सेशन की बात करें तो इसमें हसन इमाम को बनाया गया था, ठीक है, 1918 में। और अमृतसर जो सेशन था उसमें मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ये हमारे इसका सही सीक्वेंस होगा। देन दिल्ली के खिलजी वंश का शासन काल था। देखो इसका जो सही आंसर है ये 1290 से लेकर 1320 तक, तब 30 साल इनका शासन रहा है। ये याद रखना, सल्तनत डायनेस्टी में अगर सबसे कम शासन किसी ने किया है तो खिलजी शासन ही था। हालांकि इसमें हम काफ़ी सुनते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन वहाँ पर जलालुद्दीन का शासन तो 6 साल का ही रहा था। उसके बाद में 20 साल तक जो शासन किया वो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके शासनकाल में काफ़ी खिलजी वंश का नाम उठा। उसके बाद में पतन हो गया, 1320 आते आते इनका पतन हो गया। तो इसका सिर्फ 30 साल तक रहा। तो कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कि सबसे कम शासनकाल सल्तनत डायनेस्टी में किस डायनेस्टी का रहा है, तो उसका सही आंसर है खिलजी शासन। देन अगले आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक का वास्तविक नाम अलीमौलीवर्मन था, ठीक है। इसमें से किसका नाम अलीमौलीवर्मन था, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राजराज चोल। इनके वैसे जब इनकी हम बात करते हैं तो आपको इनके बारे में देखना चाहिए, आपको साउथ के जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया है, अगर हम बात करें बृहदेश्वर के अलावा जो और भी वहाँ पर कई सारे फेमस टेम्पल हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल किसने बनाया है, तो ये टेम्पल जरूर देख लेना, या रथ मंदिर वहाँ पर किसने बनवाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहें। आगे चलते हैं। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था, इसका सही आंसर चंद्रगुप्त फर्स्ट है। इसका आपने सुना भी होगा। इन्होंने जो अपनी नीति अपनाई थी वो युद्ध की और ये शादी करनी, मैट्रिमोनियल अलायंस एंड वॉरफेयर की पॉलिसी अपनाई थी बाय द चंद्रगुप्त फर्स्ट। देन महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई, ये आपने सुना होगा, रिजपालिका रिवर के जो नदी है उसके तट पर इनको कैवल्य की या परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दिल्ली के सुल्तान का वास्तविक नाम निजाम था, देखो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी, उसका नाम निजाम खान था। देन अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में प्रत्येक बाजार में अधीक्षक क्या कहलाता था। देखो अलाउद्दीन ने क्या किया था, मार्केट सिस्टम में उसने हर मंडी के ऊपर एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया था, उसको बोलते थे शहनाई मंडी, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड किया पूरे उसको, और हर उस पर एक उसने ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, उसका नाम था शहनाई मंडी। शहनाई मंडी उसका ऑफिसर था, और उसके पीछे उसने गुप्तचर लगा दिए, बरीद और मनहियान। ये जो बरीद और मनहियान है ये दोनों गुप्तचर हुआ करते हैं, जिनका काम था सम्राट को या जो शासक है उसको पूरी जानकारी देना। उसके बाद में पूरी अगर हम बात करें तो पूरा जो मार्केट था उसका जो इंचार्ज हुआ करता था वो दीवाने रियासत हुआ करता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द शहना। देन मलिक अंबर किस राज्य का महान भू राजस्व विशेषक था। देखो मलिक अंबर की अगर हम बात करें तो ये ईरान से आया था, पर्सियन था। ये मोहम्मद नाम से जो रूलर था अहमदनगर में, उसके टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था मलिक अंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं और इनको हमें सही ऑप्शन इनके मिलाना है। अब देखो अगेन यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में, ये वैसे मोस्टली एमपी के पावर प्रोजेक्ट्स हैं तो इनके बारे में जानकारी जनरली आपको होती है। अगर नहीं भी हो तो हमारे पास में वही तरीका होता है एलिमिनेशन वाला, ठीक है। अब एलिमिनेशन कैसे करें, अब एलिमिनेशन का तरीका वही जो मैंने आपको बताया है। आप ये देखो इसमें से कौन कौन से आपको पता है, जैसे कि आप देखो बरगी कहाँ पे है, बरगी का नाम सब हमने सुना है। बरगी कहाँ पे है तो हमें पता है बरगी है इन जबलपुर, इसका मतलब है डी का फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं डी का फर्स्ट किस में दिया गया है। इसमें हम देखें, अब देखो ये बड़ा आसानी से एलिमिनेट हो गया, क्यों, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी फर्स्ट दिया गया है, ठीक है। कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ सीधा डी लगाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बरगी जबलपुर है। आगे चलते हैं। एक पंच एक तालाब क्या है, देखो ये आपका एक वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन संसद के अधिकारियों में शामिल है, अगर हम संसद के अधिकारी मतलब कि जो संसद का पार्ट होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं वो भी, जो लोकसभा के वाइस चेयरमैन होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी टू द लोकसभा होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप ये देख के आना रिसेंट में किससे राज्यसभा और लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुए हैं तो इनके नाम आप देख के आना। देन इसमें अगर हम देखें राज्यसभा लोकसभा, ये एक्चुअली वो सही तरह से लिखा, ये चेयरमैन होना चाहिए लोकसभा का, तो ये इसमें हिंदी में थोड़ा लिखने में गड़बड़ी कर दी है।
ऑल्दो ये सब चीज़ें इसके सही आंसर हो जाएंगे, सभी इसके अधिकारी माने जाते हैं संसद के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये हमें कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए। सब हार्मोन्स को आपने पढ़ा होगा जब हम पाचन तंत्र को पढ़ते हैं, डाइजेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं, तो वहाँ इन सबके नाम आपके सामने आते हैं। अब ये पूछा गया कि कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें ट्रिप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन को, ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज, इसमें डी सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। क्यों सही सम्मिलित नहीं है? जो माल्टोज होता है इसका नाम होता है, जो माल्टेज होता है, एक्चुअल में ये माल्टेज होना चाहिए, माल्टेज होता है, इसका काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, जबकि यहाँ प्रोटीन और पेप्टोन की बात की गई, तो ये सही सम्मिलित नहीं है। तो अगेन ये जो हार्मोन्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। गलत है। हमें पता हम अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। पहले तो एक ही हुआ करता था, अब 3 है। इसका मतलब 1 सही नहीं हो सकता, 1 इज रॉन्ग। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रमों को तय करता है। गलत है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, होम मिनिस्ट्री का इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब 2 भी गलत है और पहला भी गलत है। आगे क्या दिया गया है? मतलब अब इसमें अगर हम देखें ना, तो ना ये ऑप्शन हो सकता है और ना ही ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं। रिंगिंग, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा के आधार पर निर्णय रद्द करना, हाँ ये सही है। कई बार जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, उसमें जब चुनाव को कैंसिल कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिंगिंग। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? अगेन जितने कमीशंस दिए गए ना, आपको अच्छे से कर लेना है। इसकी पदावधि 3 वर्ष की होगी, ठीक है। इसका टर्म 3 साल का ही होता है। अध्यक्ष सदस्य 2 पदावधियों के लिए अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा, 2 टेन्योर नहीं हो सकते। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की आयु 65 ईयर्स निर्धारित है। देखो अगर हम इसमें बात करें ना, तो अध्यक्ष या चेयरमैन के लिए बोला गया है 65 ईयर्स और जो सदस्य उनके लिए बोला गया है 62 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में दोनों का 65 बता रहा है। अगेन ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आपको ये पता नहीं होगा ना सदस्यों की कितनी है, या आप यहाँ पे जनरली क्या करोगे, सिर्फ 65 देखोगे और इसको मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, और जो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देन आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य क्या है? पंचायत सचिव का चुनना? नहीं, इसके लिए तो अगेन एग्जाम होती है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होते हैं। विकास के लिए धनराशि जुटाना? देखो जनरली धनराशि जुटाना इनका काम नहीं होता है। सभी नागरिक व आपराधिक उपद्रवों की सुनवाई करना? कोई ऐसे जुडिशियल फंक्शंस नहीं दिए गए हैं पंचायत को। लास्ट क्या है? तो आंसर डी होना चाहिए, प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ में सौंपना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ये भोपाल में विकसित किया जा रहा है, याद कर लेना। देन नेक्स्ट है एनजीटी के बारे में असत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एनजीटी के मत इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2010 को हुई, ठीक है। इसका कार्यकाल अध्यक्ष एवं 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद में किसी भी सदस्य की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। एंड नेक्स्ट है, यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होना चाहिए। देखो इसकी अगर हम बात करें तो एनजीटी को जो बनाया गया है 18 अक्टूबर 2010 को बनाया गया है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है और बाकी जो तीनों हैं वो सही हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मूविंग ऑन। विंध्याचल पर्वत के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। यह हिमालय से भी प्राचीन है, जो नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैला हुआ है। देखो ये तो सही है कि हिमाचल से भी प्राचीन है, हिमालय से भी प्राचीन है। कारण उसका ये है कि हिमालय देखा जाए तो इंडिया में यंग फोल्ड माउंटेन है, इसका फॉर्मेशन रिसेंट में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। देन अगर हम बात करें आगे, यह नर्मदा नदी के समांतर स्थित है, ये भी सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, गुडविल है, जो दतिया जिले में स्थित है। तो ये इसका गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? ये इसकी हाईएस्ट पीक नहीं है, ठीक है ना। सद्भावना शिखर इसकी हाईएस्ट पीक नहीं है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य है। क्या इसमें से उद्देश्य होता है?
तो इसमें अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, अर्धशहरी क्षेत्रों में किसानों को बीज, जैविक खेती करने वालों को उर्वरक, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो फार्मर्स हैं उनको बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराना इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो ये क्वेश्चंस थे जो इस पेपर में आए हुए थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस।